हेलो फ्रेंड्स। तो अभी कल तक हमने 1.4 तक कवर कर लिया था। ये देखिए, आ, आज हम कवर करने वाले हैं इस यूनिट का पार्ट 2 होगा ये। वो है रोल्स ऑफ मैनेजर। पहले आपको बता दूं कि हम कौन सा चैप्टर और कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जैसे MCO 1 ऑफ M.Com, इग्नू M.Com, और ये उसका सबसे पहला यूनिट है, सबसे पहला ब्लॉक का सबसे पहला यूनिट। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ही मैन होगा। एंड गिलबर्ट, ये जो तीनों मिलके हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ये देखिए, ये रहा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस यूनिट में। ठीक है, यूनिट 1। तो इसमें 1.4 तक कवर हो चुका था फर्स्ट। ये देखिए यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजर लास्ट हम कर लिए हैं। एंड नाउ विल डू रोल्स ऑफ मैनेजर। तो रोल्स तो आप समझ ही गए होंगे, रोल्स क्या होता है। एक पिक्चर में अगर एक कोई एक्टर का रोल करता है, एक्ट्रेस का रोल करता है, विलेन का रोल करता है, बहुत सारे रोल्स होते हैं जिसमें कि उसको अलग तरीके से एक्ट करना पड़ता है। ठीक है। द सेम थिंग हैपन्स हेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं सबके। ओके। तो रोल्स ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर का क्या रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो पढ़ने वाले हम। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। देखिए, हेनरी मिंचवर्क हैज़ आइडेंटिफाइड 10 रोल्स क्लब्ड अंडर 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर क्लब किया हुआ है इन्होंने। एंड 10 रोल्स जो है ना इन्होंने मेजर रोल्स आइडेंटिफाई किया ऑफ मैनेजर्स के। द रोल्स ऑफ मैनेजर्स आर एज फॉलोज। ठीक है, ये रहे रोल्स मैनेजर्स के। पहला लीडिंग, लाइजन, सिंबल, फिगर हेड। ठीक है, ये 3 हेडिंग हो गया। यहाँ पे जैसे क्लब्ड अंडर 3 ब्रॉड कैटेगरीज, तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, ये इंटरपर्सनल रोल है। ओके। सबसे पहले इंटरपर्सनल रोल है, लाइजन है, सिंबल, फिगर हेड है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इन दियर इंटरपर्सनल रोल्स, मैनेजर्स acts as a figurehead, lead and interact with the members of the organization within the department or outside the department. Now let us understand the 3 roles leading, liaison and symbol figurehead. इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, इतना तो आपने यहाँ पे भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी देख लिया, एंड इसके बारे में अब डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे। लीडिंग इज वन ऑफ द important roles of a manager. A manager supervises a number of persons reporting to him or her. Supervise करता है। ओके। द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट्स। तो सबॉर्डिनेट्स, उनके नीचे सबॉर्डिनेट्स कौन होते हैं, जो नीचे काम करते हैं, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की, उनको मोटिवेट करना और उनको डायरेक्ट करना। करना क्या है आखिर, क्योंकि दे सबॉर्डिनेट्स कांट टेक डिसीजन एट इट्स ओन। ठीक है, तो मैनेजर विल गिव देम इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्ट करेंगे वो। थ्रू द रोल ऑफ लीडिंग, कौन सा रोल होगा उनका, लीडिंग, लीड करते हैं, लीडर्स भी जो होते हैं। ठीक है, वो भी लीड करते हैं। यहाँ पे मैनेजर्स एक्ट एज अ लीडर। अ मैनेजर हेल्प्स सबॉर्डिनेट टू विजुलाइज द प्लान फॉर एक्शन। ठीक है, मैनेजर्स हेल्प करते हैं सबॉर्डिनेट्स को कि विजुलाइज, वो देख पाएँ अपने प्लान्स को, है ना, जिसको एक्शन करना है। एंड हेल्प्स देम टू अचीव द रिजल्ट्स थ्रू कमिटेड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के थ्रू उस रिजल्ट को अचीव करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हो गया लाइजन इज अनदर रोल ऑफ अ मैनेजर। लाइजन मीन्स मेंटेनिंग अ नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन विथ आउटसाइडर्स हु मैटर। लाइजन मतलब हो गया कि आउटसाइडर्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी कुछ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैनेजर्स लाइजन करते हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर हेडिंग यूनिट नीड टू मेंटेन रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस फोर्स, सिविल अथॉरिटीज़ एक्सेट्रा। ठीक, मैनेज को बाहर में भी बात करना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस फोर्सेस के साथ में, सिविल अथॉरिटीज़ के साथ में। ठीक है, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ के साथ में। ठीक है, तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आती है। दैट इज़ अ
Which responsibility is this? Licensing. Okay. Through this role, a manager establishes contact with those who matter in the managing the activity at hand. ठीक है, इसमें मैनेजर्स एक कांटेक्ट इस्टेब्लिश करता है किन लोगों के साथ में, जो आपके मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को मैटर करते हैं. अ मैनेजर इज़ अ सिम्बॉलिक हेड ऑफ अ फर्म. ठीक है, सिंबल के लिए बोल सकते हैं तो एक सिंबॉलिक हेड है किसी भी फॉर्म का, और ऑफ अ यूनिट, एक यूनिट का भी हो सकता है, पूरे फॉर्म्स का भी हो सकता है बड़े स्केल में. और अगर एक यूनिट में मैनेजर है तो ही इज़ अ सिंबॉलिक हेड ऑफ अ यूनिट और अ डिपार्टमेंट, और ऑफ अ डिपार्टमेंट, या तो डिपार्टमेंट के यूनिट के नीचे भी हो गया, डिपार्टमेंट्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट. ओके. यू आर अवेयर ऑफ द रोल ऑफ हेड ऑफ फैमिली. ठीक है, अगर हेड ऑफ द फैमिली के रोल के बारे में सोचें, ठीक है, तो आप जानते ही होंगे. इन द सेम वे अ मैनेजर सिम्बोलाइजेस द रोल ऑफ अ फिगर हेड बिकॉज ही सी हैज़ टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ लीगल एंड सोशल नेचर. ठीक है, इसी तरह से वो एक फिगर हेड का रोल फुलफिल करता है. ठीक है, जो कि कई सारे ड्यूटीज सोशल और लीगल नेचर्स के परफॉर्म करता है. ओके. अब आ जाए, इंटरपर्सनल हो गया, एक दूसरे से रिलेशंस वाली चीज़ें होगी ऊपर में. ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशनल रोल है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से. तो पहला हो गया मॉनिटरिंग, दूसरा हो गया शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, तीसरा हो गया स्पोक्स पर्सन्स. ओके, ये तीन चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे इनफॉर्मेशनल रोल में. इन देयर इंफॉर्मेशनल रोल मैनेजर्स सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरे से इंफॉर्मेशंस लेते हैं. ओके. प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस टू अदर्स, दूसरे को इंफॉर्मेशंस देते भी हैं. एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस टू पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं उनको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं लेते हैं. ठीक है, इन्फॉर्मेशंस ज्ञान, ठीक है, देने का लेने का. इन द कैपेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हुए यह ऐसा काम करते हैं. ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थ्री रोल्स. ठीक है, तीन रोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं हम. मॉनिटरिंग, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड स्पोक्स पर्सन. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो ऑथराइज्ड होते हैं पार्टीज़ की तरफ से ताकि दुनिया से बात कर सकें. ओके. शेयरिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स कि पार्टी का इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर कर सकते हैं, या बाहर के इन्फॉर्मेशन पार्टी के अंदर भी लेके आ सकते हैं. मॉनिटरिंग, चीज़ों को मॉनिटर भी कर सकते हैं, आउटसाइड इनसाइड सबको. अ मैनेजर एक्ट्स एज अ नर्व सेंटर फॉर रिसीविंग ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फॉर्मेशंस. थ्रू द रोल ऑफ मॉनिटरिंग अ मैनेजर रिसीव्स इन्फॉर्मेशन. ओके, मॉनिटर करते हुए वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, या तो कोई बोल दे, लिखित में दे, या जैसे भी, या वो ऑब्जर्व करे मार्केट को देख के. ठीक है, स्टिल ही इज मॉनिटरिंग एंड गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन. ओके. द मैनेजर यूटिलाइजेज सच इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली, उस इन्फॉर्मेशन को भी यूटिलाइज करना है. ऐसे नहीं कि इन्फॉर्मेशन आ गया, नोट कर लिया और कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बारे में. ठीक नहीं, कई सारे इन्फॉर्मेशन जो होंगे वर्थ यूटिलाइजिंग, उनको यूटिलाइज करना है. Once a manager has gathered information, she needs to share information among internal employees for proper execution of work. एक बार मैनेजर ने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, अब उसको अपने तक नहीं रखना है, उसको इंटरनल एम्प्लॉयज़, अंदर के एम्प्लॉयज़ के साथ में शेयर करना है ताकि उसको काम को एक्सिक्यूट किया सकता है, प्रॉपर वर्क को एक्सिक्यूट किया जा सकता है. ओके. थ्रू मीटिंग, ईमेल, circular, notice, office order, etc. A manager acts as a disseminator of information particularly to subordinates. ठीक है, तो किस किस तरीके से डिसेमिनेट किया जाता है. मीटिंग्स, सबको बुला लिया और उसको फिर कन्वे कर दिया, अपने इन्फॉर्मेशन को पास कर दिया. दूसरा ईमेल्स कर सकते हैं, ईमेल्स टाइप करके उनको सेंड कर दिया. ठीक ना, हर किसी को मिल गया, वो पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, फिर एक्सिक्यूट करेंगे. देन सर्कुलर्स भी आपने देखा होगा, कई सारे स्कूल्स में भी सर्कुलर्स लगे रहते हैं बोर्ड्स पे बाकी सारे टीचर्स के लिए. ओके. तो उससे भी इंफॉर्मेशंस डिसेमिनेट होता है. फिर नोटिस तो आप स्कूल टाइम से देख रहे होंगे कि स्कूल पे चिपका दिया जाता है नोटिस. ठीक ना, या तो कोर्ट का नोटिस होता है, कहीं पे चिपका दिया जाता है. ठीक है, इससे भी इंफॉर्मेशंस डिसेमिनेट होते हैं. या ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस का ऑर्डर, ठीक है, पब्लिश होता है ऑफिस के द्वारा. ठीक है, उनका ऑफिस के द्वारा ऑफिस ऑर्डर पब्लिश होता है जिसमें भी इंफॉर्मेशन रहते हैं. दिस इज ऑल्सो मीडियम ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके.
तो डिसेमिनेटर का काम करता है पार्टिकुलरली किसको किसको डिसेमिनेट करता है, सबऑर्डिनेट्स को। एज ए स्पोक्स पर्सन आ मैनेजर इज ऑथराइज टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स को भी ऑथराइज किया गया है इनको कि इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। ओके, द मैनेजर्स मे शेयर इन्फॉर्मेशन विद आउटसाइडर्स अबाउट प्लान्स, स्ट्रेटजीज एंड फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आउटसाइडर के साथ में, प्लान स्ट्रेटजीज, कैसे कैसे ये प्लान करके सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर डायरेक्शन, आगे क्या होने वाला है यहाँ पे, ऐसे इन्फॉर्मेशन मतलब स्ट्रेटजीज, प्लान्स, ये सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये आउटसाइडर के साथ शेयर कर सकते हैं। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी थ्रू कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स, मीटिंग द प्रेस, बोर्ड मीटिंग्स, इंटरव्यूज़। या तो किसी से इंटरव्यू किया इन्होंने, वहाँ पे से क्वेश्चंस पूछा, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। या बोर्ड मीटिंग, कोई बोर्ड मीटिंग हो रहा है वहाँ पे गया इन्होंने, उनसे क्वेश्चंस पूछा गया, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। देन मीटिंग द प्रेस, प्रेस आपको भी पता ही है, ठीक है, मीडिया जो बोलते हैं, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ये। या कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कॉन्फ्रेंस में गया इन्होंने, वहाँ पे खड़ा होके सबको सुनाया, ठीक है। इस तरह से आउटसाइडर को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक स्पोक्स पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ओके, ऑथराइज किया गया इनको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन नोटवर्दी होगा एंड वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी होगा। ये मैनेजर जो बोल रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ही हैज़ बिन ऑथराइज्ड टू स्पीक, इट मीन्स कि स्पोक्स पर्सन का रोल उनको मिला है। डिसीजनल रोल्स, अब ये देखिए, एक हो गया इंफॉर्मेशनल रोल, इंफॉर्मेशन पास एंड रिसीव करने के लिए। पहला हो गया इंटरपर्सनल रोल्स, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। उसके बाद आगे डिसीजनल रोल्स, ये मेन रोल होता है, ठीक ना। ऐसे बाकी सारे भी रोल्स मैनेजर्स के मेन ही हैं, ये भी एक है। इसमें आ जाता है टेकिंग इनिशिएटिव्स, ठीक है, हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट्स, एलोकेटिंग रिसोर्सेस, नेगोशिएटिंग। अब देखिए यहाँ पे टेकिंग इनिशिएटिव्स मीन्स कि मैनेजर्स ऐसा नहीं है कि सोए हुए हैं और सोच रहा है कि दुनिया काम कर देगी। नो, ही विल हैव टू टेक इनिशिएटिव्स, ओके, देन ओनली पीपल विल फॉलो हिम, ही इज़ अ लीडर, ओके। नेक्स्ट इज हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट। दिस इज नॉट ऑलवेज दैट एवरीवन विल फॉलो यू। आप जो बोलेंगे वो कर देगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है। अगर कोई डिसएग्री हो जाता है आपसे, तो कई बार हो सकता है कि आप गलत भी हों और लोग डिसएग्री हो रहे हैं, तो उसमें आपको करेक्टिव एक्शंस लेना है। कई बार हो सकता है राइट हो आप, यू गॉट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अवर हैंड, ठीक है, बट व्हेन यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर सबऑर्डिनेट, दे आर नॉट फॉलोइंग, दे आर डिसएग्रीइंग, देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू हैविंग सम हैंडलिंग स्किल्स ना, ठीक है, इन दिस केस। नेक्स्ट इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, लोगों को डिसेमिनेट करना है, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास तो आएगा बल्क में, बट यू आर नॉट गोइंग टू एंड यूजर, गोइंग टू बी एंड यूजर ऑफ दोज रिसोर्सेज। तो उसको प्रोवाइड करेंगे आप दूसरों को, नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो यूटिलाइज करके कंपनी का या जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो गोल को अचीव करवाएं, ठीक है। तो उसको एलोकेट करना है। नेगोशिएटिंग, ठीक है, अब डिसएग्रीमेंट हुआ या किसी भी तरह के कंडीशंस में नेगोशिएटिंग स्किल्स होना चाहिए आपके पास, कि ऑलवेज सामने वाला जो होता है ना, आपके बातों से एग्रीड नहीं हो जाता है, आपके इंस्ट्रक्शन से एग्रीड नहीं हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको नेगोशिएट करना, ओके। नेगोशिएटिंग हो गए, ये सारे सारे डिसीजनल रोल हो गए, ठीक है। इन दियर डिसीजनल रोल्स मैनेजर्स टेक प्रोएक्टिव एक्शंस, सॉर्ट आउट डिफरेंसेस इन ओपिनियन amicably, allocate resources to various departments in optimum way, and negotiate in implementation of new projects, ठीक है। Now let us understand the four roles: taking initiatives, handling disagreement, allocating resources and negotiating, ठीक है। इन सारे को डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। A manager is required to take initiatives and should lead from the front, ठीक है। initiatives लेना चाहिए और उसको आगे से लीड करना चाहिए, ओके। A मैनेजर एनालाइज द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ इन द बिजनेस, ठीक है। मैनेजर क्या करता है, फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करता है। एवोल्यूएट्स अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़, तो उसके अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स कि जो अपॉर्चुनिटीज़ एक तो विजिबल है, ठीक ना, उसके अलावा और को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसको भी एवोल्यूएट करता है। एनालाइजेस एक्सटर्नल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेंथ, सॉरी, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करता है एंड वीकनेसेस को भी एनालाइज करता है, ताकि उसको वीकनेसेस शुड बी टर्न आउट टू बी टर्न इनटू स्ट्रेंथ्स, ओके। या तो वीकनेसेस को दूर करना है एटलीस्ट, तो
of the organization and also calculates risks before implementing a new idea. एक न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके रिस्क्स को भी कैलकुलेट कर लेना है ताकि उसको भी हैंडल किया जा सकते हैं. In a way, a manager needed to explore business opportunities through entrepreneurial skills. Entrepreneurial skills के थ्रू मैनेजर्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना. ओके, ऑलवेज गोइंग इज नॉट अ स्मूथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में जाना स्मूथ ही नहीं होता है. एट टाइम्स ड्यू टू वेरियस डिससेटिस्फेक्शंस अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट्स कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज. ठीक है, हमेशा आपको एक ओबीडियंट सबऑर्डिनेट नहीं मिलेगा जो कि आप हर बात को बोले और वो मान गया. ठीक ना, तो कई बार होगा कि डिससेटिस्फेक्शन आएंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे. ओके, अ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टर्बेंस in a way that would re-establish the confidence of the subordinate as well as a good productive culture. ठीक है, तो एक मैनेजर को क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करे, डिस्टर्बेंसेस को दूर करे एंड एक कॉन्फिडेंस पैदा हो सबऑर्डिनेट्स में ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो. ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स आर हैंडल्ड थ्रू periodical meetings, review sessions, collective bargaining, grievance handling, machineries, etc. डिसएग्रीमेंट कब होता है? जब जो सबऑर्डिनेट है वो सोच रहा है कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो गलत है, या तो उनके अगेंस्ट है, या तो किसी को फेवर कर रहा है. तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, आप मीटिंग्स कर सकते हैं पीरियडिकली. ठीक है, सबके साथ में, एंड देन इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं. रिव्यू सेशंस कर सकते हैं. उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग तो आपको पता ही है कि कुछ ऊंचा नीचा करके देख लेते हैं ना भाई. ओके, नेक्स्ट है ग्रीवेंस हैंडलिंग. किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसको हैंडल करना है, ग्रीवेंस रिड्रेस करना है. ठीक है, किसी के साथ भी बुरा हो रहा है, हो सकता है कि कोई प्रिविलेज्ड है, कोई मैनेजर किसी को सुपरवाइज़र किसी को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहा है, उसको ज़्यादा छुट्टियां दे रहा है, किसी को कम छुट्टी दे रहा है. ओके, तो इससे क्या होगा, आपका सबऑर्डिनेट जो है एक दुखी हो जाएगा, एक तो खुश हो जाएगा, एक दुखी हो जाएगा. तो दुखी वाला प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, उसको बुरा लगेगा. तो ऐसे में कि ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी भी आपके पास होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज मैनेजर इज अ कस्टोडियन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस. ठीक है, क्या है, एक मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज के कस्टोडियन भी होता है. जो मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है सारे रिसोर्सेज वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है. he or she has to allocate resources to various departments in the optimum way. For allocating resources, the manager has to do budgeting, scheduling of tasks, authorization and sanctions of resources, and approving of significant organizational decisions. अब देखिए कि ना उसके सबसे पहले बता दिया आपने, कस्टोडियन तो वही है, उसी के पास रिसोर्सेज सारे हैं. तो अब क्या है कि वो रिसोर्सेज खुद तो यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि ही इज़ अ डिसीजन मेकर, ही इज़ ए मैनेजर. ठीक है, ही इज़ नॉट अ वर्कर. तो इसको एंड वर्कर तक पहुंचाना है रिसोर्सेज को ताकि उसको यूटिलाइज करके प्रोडक्शन निकाला जा सकता है. ठीक है, तो इसको जुडिशियसली करना है. हो सकता है कि कहीं पे एलोकेशन ज़्यादा कर दिया आपने. ठीक है, वहाँ पे जो आउटपुट है कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा एलोकेट कर दिया, तो आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा चीज़ें. और कहीं पे हो सकता है प्रोडक्शन ज़्यादा है. ठीक है, और वहाँ पे रिसोर्सेज आपने कम एलोकेट किया, तो क्या होगा, वहाँ पे भी फिर बॉटलनेक हो जाएगा. काम तो ज़्यादा कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज आपने कम दिया हुआ है. ठीक है, तो अब वो हैंडीकैप्ड है. ठीक है, दे कांट डू एनीथिंग नाउ. ठीक, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रख के, सोच के, समझ के, एंड उस तरह से एक डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है यहाँ पे ताकि अच्छा से एलोकेशन हो सके रिसोर्सेज का. लास्ट में आता है नेगोशिएटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मैनेजर. ठीक है, सम टाइम मैनेजर हैज़ टू नेगोशिएट विद इंटरनल एम्प्लॉयज़ ऑन द मैटर रिलेटेड टू राइट्स, बेनिफिट एंड शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू. ठीक है, कई बार होता है कि इंटरनल एम्प्लॉयज़, अंदर के एम्प्लॉयज़ के साथ ही उसको नेगोशिएट करना ताकि उनके दिमाग में अगर कुछ है, मान लीजिए राइट्स के बारे में या बेनिफिट्स कुछ बढ़ाने के बारे में या शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू के बारे में. ठीक न, तो इन सब चीज़ों को बार्गेनिंग किया जाता है. तो हो सकता है कि उनका जो पहले से
शेयर होगा या कुछ भी राइट्स होंगे, ठीक ना, उससे थोड़ा सा इन्हांस करने की ज़रूरत है, ठीक ना। जो मांग रहे हैं उतना नहीं देंगे, ठीक है, उससे थोड़ा कम देंगे, जुडिशियसली देंगे, जुडिशियसली मैनेज करना, उसको बार्गेनिंग स्किल्स होना चाहिए इनके पास, नेगोशिएटिंग स्किल्स। ओके, दिस इज़ डन थ्रू इंटरनल बार्गेनिंग, ठीक है, अंदर के बार्गेनिंग के थ्रू होता है। समटाइम्स नेगोशिएशन इज ए tripartite, including the management, the employees, and the appropriate government. तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें घुसती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नेगोशिएशन इज ऑल्सो डन ऑन मैटर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट, ठीक है, परचेज ऑफ मटेरियल्स एक्सेट्रा। अ मैनेजर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एक्टिविटीज़। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट आप देते हैं, हर चीज़ आप करते नहीं हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत बार क्या आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बाहर वाले को उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, उसमें भी नेगोशिएशंस होते हैं, ठीक है। या तो परचेज ऑफ मटेरियल्स, हर चीज़ तो आप बना नहीं लेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, तो कुछ तो मटेरियल, रॉ मटेरियल ही लेके आए या पार्ट्स लेके आए कहीं से, तो उसमें भी नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं और वो भी मैनेजर का काम है। ओके, देन कम 1.6, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब देखो रोल्स ऑफ मैनेजर्स तो क्लियर हो गया, आप रोल्स ऑफ मैनेजर्स में इतने ही लिखना है, इसी में आप जो पॉइंट्स बाय पॉइंट आप अच्छे से लिखिए उसको, ठीक ना, अच्छा स्कोरिंग होगा आपको। अब देखें 1.6 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को एज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, और दिखाने की कोशिश नहीं की जाएगी है, ठीक नहीं, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश होगी। ओके, in this unit you have already studied about basic concepts of organization and basic concept of management। तो basic जो है ना, दोनों चीज़ का हमको मिल चुका है। out of various functions of management, organizing is one of them, ठीक है, कई सारे functions जो है, ठीक है, उस ऑफ मैनेजमेंट के बीच में ऑर्गेनाइजिंग भी एक है। ओके, however before organizing various activities within the organization itself needs to be ऑर्गेनाइज्ड थ्रू डिफाइंड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के थ्रू खुद, मतलब दूसरे चीज़ को ऑर्गेनाइज करने से पहले, ठीक ना, ये खुद एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इन दिस लाइट ऑर्गेनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, McFarland describes management as the process by which a manager create, direct, maintain and operate purposive organizations through systematic, coordinated and cooperative human efforts. In order to achieve desired results in an organization, process of management should be such that it should lead to effective achievement of the objective, ठीक नहीं। यहाँ पे मैकफॉर्लैंड जो बोलते हैं वो वही बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, फॉर अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing and controlling needed to continue effectively as long as organization needs to achieve its objective। तो ये सारे चीज़ें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बहुत ही इफेक्टिवली या कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए, ताकि जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर लिया। तो ऑब्जेक्टिव कैन बी कंटिन्यूअस, सो दीज ऑल प्रोसेसेस आर ऑल्सो टू बी कंटिन्यूअस। ओके, अब 1.7 में आ जाते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, एक मैनेजमेंट का काम है ऑर्गेनाइज भी करना, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को, तब तो जाके सब कुछ काम करेगा। नेक्स्ट 1.7 में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको अच्छे से करिएगा। Hicks has identified various types of organizations along various parameters. They are, ठीक है, हिक्स ने आइडेंटिफाई किया है बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे। चलिए, ऑर्गेनाइजेशंस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाइड हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, these characteristics can be understood through following continuum.
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, इनफॉर्मल लूज होगा, रिजिड होगा फॉर्मल, ये फ्लैक्सिबल होगा, डिफाइंड होगा फॉर्मल, अनडिफाइंड होगा, ड्यूरेबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिफाइन द एक्सट्रीम्स ऑफ द continuum of organizational types. As shown above, formal organizations are structured more rigidly and processes are more or less defined to the maximum extent. On the other hand, informal organizations are characterized by more flexible structure and processes are more spontaneous than rigid. Okay, you may appreciate that arguably in a repetitive production organizations formal structures may be required. ठीक है, तो रिपीटेटिव प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर्स का जरूरत होता है। वेयर इज इन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर्स मोर ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसीजंस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स में बी सुटेबल। सर्विस इंडस्ट्रीज में, जब प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है वहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है। वेयर एज इन सर्विस इंडस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे आपको स्पॉन्टेनियस एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि आप किसी टेक्नीशियंस को कहीं पे भेजें, ठीक है, उसको क्या काम करना है, ठीक नहीं, ही शुड बी डिसाइडिंग देयर, नहीं तो आप पे रिलाई करेगा, बार बार कॉल करेगा, पूछोगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो वहाँ पे एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वुड प्रोबेबली बी इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कंप्लीट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, पूरी तरह से एक फॉर्मल रिजिड हो, ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी नहीं मिलेगा आपको, और कंप्लीटली इनफॉर्मल हो, ठीक ना, ऐसा भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये बताएगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फ्लोइंग कॉन्टिनम। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसको पता चलेगा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी में क्या होता है, कंप्लीट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है प्राइमरी में, सेकेंडरी में कॉन्ट्रेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, again in actual practice it would probably be impossible to find a complete pure form of the organization। ठीक नहीं, इसमें भी आपको ये इम्पॉसिबल है कि कम्प्लीटली एक तरह का प्राइमरी हो जाए या सेकेंडरी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, organizations classified according to their principal objectives. On this basis we can broadly identify following types of organizations। ठीक है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। पहले सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज चैरिटी, पब्लिक स्कूल, पार्क, जू, रोड, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो बोलते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक ना, उसके बदले में कुछ चार्ज करते हैं या तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कोऑपरेशन, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें जो हो गए इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ प्रॉफिट अर्न की जाती है, इकोनॉमिक हो गया ये। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, सेक्ट्स, ऑर्डर, टेम्पल, ट्रस्ट, चर्चेज, ये सारे क्या हो गए, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जिसमें कि देतीज हैं, उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, या वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए या कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, उसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड है और उसके थ्रू वो वर्क कर रहा है। प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट, ये प्रोटेक्ट करते हैं। इनका देखिए प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या, पॉलिसीज बनाना होता है इनका काम, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कोर्ट, सिटीज़, ये सारे क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका पॉलिसी बनाना है, लोगों को जस्टिस देना है। ठीक नहीं, ये सारी चीज़। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से, फ्रेटर्निटी, क्लब्स, टीम्स, मीन्स कि लोगों को एक साथ में आके इंटरेक्ट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये है। तो ऑन दैट बेसिस ये हो गया। ठीक है, तो आपको ब्रॉडली यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नहीं हुआ थोड़ा सा पीछे जाइए एंड फिर से इसको सुनिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ तक हो गया। अब 1.8 देखते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का आ गया। अभी तक हमने एक ऑर्गेनाइजेशन एज ए जनरल देखा, ठीक है, लेकिन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस का फीचर्स क्या है, ठीक ना, वो देखते हैं यहाँ पे।
चेंजिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हैज़ ऑलवेज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक ना, उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में। हैंस बिफोर अंडरस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, लेट अस फर्स्ट रिव्यू the rapid changes taking place in the economic environment, particularly during last one decade, last 10 years। decade मतलब क्या होता है, 10 years में जो rapidly बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक ना, उस चीज़ को रिव्यू करते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। कौन कौन ये सारे जो है चेंजेज हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखे गए हैं। फर्स्ट, द इकोनॉमी हैज़ बिकम मोर कम्पिटिटिव, मगर कंपटीशन ज़्यादा हो गया इकोनॉमीज के बीच में, ओके। हैंस ऑर्गेनाइजेशंस आर फेसिंग स्टिफर कंपटीशन फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मीन्स काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंपटीशन उनको देखना देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, सर्वाइवल और ग्रोथ में। वेरियस इकोनॉमीज आर ज्वाइनिंग हैंड्स टुगेदर टू enjoy higher economy of scale. This has further created more challenges for the organization in developing countries। छोटे छोटे कंट्रीज़ में जैसे इंडिया में है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट, लेस नंबर ऑफ यूनिट्स किसी चीज़ की प्रोड्यूस की जाती है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन कई सारे इकोनॉमीज़ के है ना हाथ मिला लिए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण से उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए इकोनॉमी ऑफ स्केल उनको मिल जाता है। बेसिकली आप बहुत सारा शूज़ बनाते हैं, ठीक है, तो आप एक्सपर्टाइज रहेंगे उसमें, ठीक है। आपको मटेरियल्स जो रॉ मटेरियल है वो भी सस्ता मिलेगा, क्योंकि आप बार्गेनिंग कर सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो। ऊपर में आपने देखा था मैनेजर का रोल में, ठीक है, तो आप नेगोशिएशन करके उसको सब कुछ सस्ता ले सकते हो, ठीक ना। आपके पास ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स होंगे जो ज़्यादा स्पीड काम करें, ज़्यादा अच्छा मशीनरी ले सकते हो, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस आपका क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ स्किल, जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। ऐसे में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस आर ज्वाइनिंग हैंड्स थ्रू मर्जर्स। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या मर्ज हो जा रहे हैं, ठीक है, उसके कारण मर्ज होके वो अपना काम करने लग रहे हैं। क्योंकि जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस है, मान लीजिए, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशंस दोनों एक ही चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया हैंड्स, अब वो इकोनॉमी ऑफ स्केल उनको मिलेगा। उसके बाद एक्विजिशन, कोई एक्विजिशन, मर्जर मतलब होता है कि दोनों ऑनर जो है ना कम टुगेदर, दे विल परफॉर्मिंग नाउ द फंक्शन, मतलब बोथ द प्रोप्राइटर विल वर्क टुगेदर नाउ, दैट इज़ ए मर्जर। दो कंपनी मर्ज हो गई, ओके। एक्विजिशन मतलब है कि एक कंपनी ख़त्म, ठीक है, दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। एंड टेक ओवर्स सेम यहाँ पे होगा, एक्विजिशन एंड टेक ओवर। दस इंजॉइंग इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बीइंग बिग, बड़ा होने का इकोनॉमिक बेनिफिट इनको मिलेगा। इन दिस सिचुएशन डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस बिग और स्मॉल आर फाइंडिंग इट टफ टू सर्वाइव एंड ग्रो, ठीक है। तो डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या है ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत मुश्किल हो रहा है उनको सर्वाइव करने में। इंटरनेशनल नॉर्म्स, डोमेस्टिक लॉज एंड मूड ऑफ द पॉलिसी मेकर्स throughout the world are getting titled towards letting organizations survive through excellence. Era of protectionism is disappearing, ठीक है। ऐसा है जो पॉलिसी मेकर हैं, ठीक है, उनके मूड पे भी डिपेंड करता है आपका इंटरनेशनल नॉर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ बिकमिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन पावर इन लार्जर डोमेन ऑफ द एक्टिविटीज़, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा जगह ले लिया है, बहुत ह्यूमन पावर्स कम इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो है ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने में, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। सर्विस सेक्टर, सर्विस देना है आपको बस, ठीक है। आपके पास देखिए सर्विस देने में आपको उतने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में आपको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम कहाँ पे होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में एंड पुअर कंट्रीज़ में। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ मान लीजिए इंडिया जैसा है तो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा बूम कर रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है इनके पास।
Advent of computer has revolutionized the workplace in the organizations. एक organizations के काम को revolutionized कर दिया है. एडवेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इन्वेंशन नहीं, ठीक ना. आज भी कंप्यूटर ग्रो ही कर रहा है धीरे धीरे. मोबाइल्स आपके पास छोटे छोटे मोबाइल्स होते थे, अब नाउ दे हैव बिकम कंप्यूटर, ठीक नहीं. एवरी ह्यूमन हैज़ अ कंप्यूटर इन हिज हैंड, ठीक है. इट हैज़ आल्सो क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन द इंटरेक्शन पैटर्न ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक दूसरे से जो बातें करते थे वो भी आप काफ़ी अच्छा हो गया है, ठीक ना. एंड बेसिकली चेंज हो गया. ओके. Continuous products innovation and products differentiation are becoming rules of the game in the business, ठीक है. ऐसा है कि कई बार आप सेम प्रोडक्ट्स बनाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो आपको बहुत सारे कंपटीटर्स मिल जाते हैं. लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन एंड इनोवेशन के थ्रू आप डिफरेंट ही प्रोडक्ट बना देते हैं. जैसे कि एक फ़ैन है, फ़ैन बनाने वाली कंपनी का कंपटीटर दूसरा फ़ैन बनाने वाली कंपनी है. लेकिन अगर फर्स्ट कंपनी जो है इनोवेशन यूज़ किया और उसने ऐसा फ़ैन बना दिया जो कि काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी में चलता है, ठीक ना, तो देयर इज़ नो कंपटीशन. ही इज़ द ऑनर ऑफ दैट इनोवेशन एंड पीपल विल जस्ट बी प्रेफरिंग हिज फैन ओवर एनी वंस, चाहे कितना भी चीप दे रहा हो, कितना भी कुछ भी कर रहा हो, ठीक है. तो वहाँ पे इसने लोगों का, ठीक है, ध्यान जीत लिया ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन एंड डिफ्रेंशिएशन, ठीक है. आपका प्रोडक्ट इंटायरली डिफरेंट हो किसी और से, हो सकता है कि उसी पर्पस के लिए हो, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है. जैसे कि हॉर्लिक्स है, उसकी जगह पे कॉम्प्लान है. तो कॉम्प्लान एंड हॉर्लिक्स इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट, ठीक है. कुछ लोगों को हॉर्लिक्स ही पसंद आता है, कुछ लोगों को कॉम्प्लान ही पसंद आता है. अगर हॉर्लिक्स के जैसा ही अगर कॉम्प्लान लेके आता है तो उसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है हॉर्लिक्स के साथ में. उसको चीप पर रखना पड़ता है प्राइस, उसको मतलब कुछ ज़्यादा आई कैचिंग पैकेट्स बनाना पड़ता है या कुछ ऑफर्स देने पड़ते. लेकिन उसने डिफरेंट बनाया, ठीक है. ऑन दैट बेसिस उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया अपने प्रोडक्ट को. विथ फास्ट ग्रोइंग कंपटीशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स एंड द सर्विस प्रोवाइडर, इट इज़ टाइम फॉर कंज्यूमर्स टू डिक्टेट द टर्म इन द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक ना. अब किसका राज आ गया? कंज्यूमर का, ठीक है, ठीक है. तो कंपटीशन अमॉन्ग द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बीच में कंपटीशन है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बीच में कंपटीशन है. उसके कारण से कौन है किंग, कौन बन गया है? डिक्टेट कौन कर रहा है? कंज्यूमर. कंज्यूमर किसी के साथ भी जा सकता है, कई सारे कंपटीटर्स हैं, ठीक है, जिनका भी अच्छा लगेगा वो वहाँ पे जाएगा. प्रोड्यूसर्स आर फेसिंग अ स्टिफ कंपटीशन फॉर रीचिंग टू देयर कस्टमर्स थ्रू अ स्पीडी सप्लाई चेन, ठीक है. सप्लाई चेन की भी एक ज़्यादा मतलब अच्छा इमरजेंस है, ठीक है, इमर्ज हो क्या है. जैसे कि पहले अगर सपोज़ ई कॉमर्स में आप देख लीजिए कि पहले हम कुछ चीज़ ऑर्डर करते थे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो हमें 4 से 5 दिन का वेट करना पड़ता था. नाउ द थिंग्स हैज चेंज्ड कि आपको हो सकता है कि 1-2 घंटे में ही डिलीवरी मिल जाए, ठीक है. तो वो स्पीडी सप्लाई चेन का एडवेंट किया जा रहा है, ठीक है. इसके कारण से भी कंपटीशंस आ रहे हैं. हो सकता है कि फ्लिपकार्ट इज़ लिटिल बिट चीपर दैन द अमेजन, बट इफ़ अमेजन प्रोवाइड्स दैट आइटम वेरी स्पीडी, ठीक है, पीपल विल प्रेफरिंग देयर. बोला कि थोड़ा सा चलो एक्स्ट्रा ही कॉस्ट लगेगा. वैसे में भी कंपटीशन क्रिएट हो रहे हैं. ओके. इट अपीयर्स दैट वी हैव एंटर्ड एरा ऑफ ऑब्सोलेंस और एरा ऑफ कंटिन्यूअस इनोवेशन. ऐसा कि हर दिन कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज किया जा रहा है. फ्लिपकार्ट पहले क्लोज्ड बॉक्स डिलीवरी देता था, अगर कुछ आइटम्स गलत निकला आपको वापस कर सकते हैं. नाउ इट हैज़ स्टार्टेड गिविंग ओपन बॉक्स डिलीवरी, मतलब कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव उनका आएगा वो खोल के दिखाएगा, आप उसको वहीं पे टेस्ट कर लीजिए एंड जब ख़राब निकला, ठीक है, नाउ यू विल गोइंग टू सर्विस सेंटर बिकॉज फ्लिपकार्ट हैज़ एश्योर्ड कि आपको अच्छा आइटम दिया था उसने. ओके. तो इस तरह से चीज़ें इनोवेशंस किए जा रहे हैं उस सेक्टर में. ओके. नॉट ओनली द पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज subjected to obsolescence very fast, any idea managerial innovations also is replaced soon by the newer. obsolescence means कि पुराना हो जाना, ठीक है, ऑब्सोलीट हो जाना, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजीज ही ऑब्सोलीट हो रहे हैं, कुछ मैनेजरियल इन्वेशंस, कुछ आइडियाज़ बनाया है मैनेजर्स ने, ठीक ना, वो भी नए आइडियाज़ से रिप्लेस हो जा रहे हैं. जो हमने अभी बताया था आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी एंड क्लोज बॉक्स डिलीवरी, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, दिस इज एक्चुअली मैनेजरियल इनोवेशन, ठीक है, कि नया चीज़ इनोवेट किया गया. ओके.
द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, ठीक ना। अब ये भी चीज़ बड़ा फैक्टर है, ठीक ना। अभी आप क्या है, इंडिया से ही कोई भी चीज़ ले सकते थे, आप लोकल मार्केट से ले सकते थे, ठीक ना। अभी क्या बैंगलोर से भी आइटम आ जाता है और ना स्पीडली आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके पास है, सपोज पहले क्या होता था कि अगर साउथ के लोग हैं वो चावल ज़्यादा प्रीफर करते थे, नॉर्थ के लोग, नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ देखेंगे तो गेहूँ ज़्यादा प्रीफर करते हैं, गेहूँ से बने हुए आइटम्स, ठीक है। तो उनके हिसाब से उनका टेस्ट ट्रेडिशन सब कुछ था। नाउ क्या है, द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज, तो ये तो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो हर जगह पे सेम प्राइस में, ऑलमोस्ट सेम प्राइस में सेम क्वालिटी आइटम्स अवेलेबल होने लगे, जिससे कि अब नॉर्थ इंडिया वाले के पास भी चावल आ गया, ठीक है, साउथ इंडिया वाले के पास भी गेहूँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब उनका प्रेफरेंस है whether they want to be continuing with rice, ठीक ना, और they want to be continuing with this, और they want to mix it up, ठीक है। तो ग्लोबल विलेज हो गया। एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक multinationals are like one roof beneath which multicultural societies gets nurtured, ठीक है। तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है एग्जिस्ट करते हैं हर जगह पे, जैसे पेप्सी है तो पेप्सी ग्लोबली मल्टीनेशनल मल्टीपल नेशंस में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स भी है, इंडिया में ही नहीं है, बहुत सारे जगह पे है, यहाँ पे तो बाद में है। हो सकता है इंडिया के भी बहुत सारा कंपनी है, बिजनेस है जो कि ग्लोबली एग्जिस्ट करता है। तब अब यहाँ तक हो गया। सच चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑन कंटिन्यूस बेसिस, ये सारे चेंजेस क्या हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहे हैं। द चेंजेस लिस्टेड अबव आर नॉट एग्जॉस्टिव बट ओनली इंडिकेटिव, ठीक है। ऊपर के चेंजेस जो बताए ना आपको अभी इसमें, ठीक ना, वो ऐसा नहीं कि एग्जॉस्टिव नहीं है, पूरा ख़त्म नहीं हो गया, और भी चेंजेस हैं। आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके तरफ से अगर कुछ नोटिस किया हो चेंजेस तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ताकि बाकी सारे दोस्तों को भी ये हेल्प करे और मुझे मेरा भी नॉलेज रिफ्रेश। ओके, सच चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैव क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस पे भी इम्पैक्ट क्रिएट किया है ऐसे चेंजेस ने। ओके, इन दिस लाइट सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर एज फॉलोज, तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के साइलेंट फीचर्स अब देखते हैं इस तरह से। ओके, देयर इज अ टेंडेंसी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस बिकमिंग अ स्मॉलर विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ मैन पावर, तो मैन पावर के हिसाब से छोटा होते जा रहा है। नंबर ऑफ लेयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर रिड्यूसिंग, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में लेयर्स भी कम हो रहे हैं लोगों के। टॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज गिविंग वे टू द फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इवन द सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो ऐसे टॉलर ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, ठीक ना, लंबाई में, ठीक ना, वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप ले रहे हैं, या तो सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशंस के भी रूप ले रहे हैं, ठीक ना, ऐसे चेंज हुआ है। ओके, एवरेज टेक्निकल स्किल्स ऑफ द मॉडर्न टेक्निकल वर्कर इज मच मोर देन देयर अर्लियर काउंटरपार्ट, आज के डेट में टेक्निकल स्किल्स पे आपके पास होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज के जो टेक्नीशियंस हैं उनके पास, टेक्निकल वर्कर्स हैं उनके पास ज़्यादा स्किल्स हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इन्हेंसिंग शेयर होल्डर वैल्यूज आर बिकमिंग वोकल पॉइंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आप भी देखते होंगे कि आपके पास आइटम आता है, उसके साथ में एक को स्लिप भी आ जाता है कि बताइए कि कैसा लगा आपको, ठीक है ना। कुछ ख़राब लगा या कुछ सजेशन देना चाहते तो आप बिजनेस को दीजिए, ताकि वो इनोवेट करके फिर से उसको रेक्टिफाई कर सकें और उसमें ऐड कर सकें, कुछ भी हो, ठीक है। और शेयर होल्डर्स जो पैसे लगाए हैं कंपनी में, उनको भी बढ़ाना जो है एक फोकल पॉइंट हो गया। फ्लेक्सी टाइम, फ्लेक्सी प्लेस आर मोर फ्रिक्वेंटली बीइंग अप्लाइड, फ्लेक्सी टाइम क्या है, ठीक है, टाइम पे सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। फ्लेक्सी प्लेस, ठीक है ना, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट प्लेसेस पे चीज़ों को प्रोवाइड करना, ठीक है। क्वालिटी ओरिएंटेशन इज़ बीइंग मोर फोकस्ड, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। With the increasing advent of the service organizations, there is a more empowerment at the levels of middle management as well as at the level of junior management, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के एडवेंट के कारण से मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, जूनियर मैनेजमेंट में भी ज़्यादा एम्पावरमेंट हुआ है, ठीक है।
सारे टॉप मैनेजमेंट्स के पास ही पावर्स नहीं रह गए, ठीक है, इनको भी एम्पावर किया गया। एज दे हैव फर्स्ट हैंड फील ऑफ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर नीड्स, कस्टमर के बारे में इनको ज़्यादा पता है, ठीक ना। एक मैनेजर ऊपर में बैठ के नहीं बता सकता है कि उसको क्या प्रोवाइड करना है। आप प्रोवाइड कीजिए, हमें प्रॉफिट चाहिए, बस इतना बोल देते हैं। तो पावर किन के हाथ में आ गया? मिडिल मैनेजर्स के हाथ में, और ये लोअर जूनियर लेवल मैनेजर्स के हाथ में। With this change, apart from upward communication and downward communication getting overhauled, ठीक है, more of the lateral as well as informal communications within the organizational structure are being promoted, ठीक है। Middle management and even junior management are being involved more frequently in decision making at a top level, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट इनका इनसे ज़्यादा पूछा जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने के पहले इनसे इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है आज की डेट में, ठीक है। क्योंकि उनके पास पता नहीं है ना कि लो रूट लेवल पे क्या हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो इन्हीं से पूछेंगे, मिडिल मैनेजर से एंड जूनियर लेवल सुपरवाइजर से। नाउ बिजनेस एथिक्स इज फॉर्मली एम्फसाइज एज एथिक्स इज बेसिक इनपुट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एथिक्स का होना ज़रूरी है यहाँ पे, आप समझ लिया गया है, क्योंकि लंबे समय तक एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करे इसके लिए एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे समझ लिया गया इस बात को। इंडिविजुअल लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग आर एम्फसाइज्ड बिकॉज एनी टेक्नोलॉजी और एनी कंसेप्ट बोथ आर गेटिंग सब्जेक्टेड टू डिप्लीशन वेरी फास्ट, ठीक है। जो भी आपके पास नॉलेज है और जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है वो कम पड़ जाता है, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में, ठीक है, इंडिविजुअल लर्निंग, एक इंडिविजुअल को प्रमोट किया जाता है कि आप भी सीखते रहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशंस को भी सीखते रहने के लिए ज़रूरत होती है आज के डेट में, ये इसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। ड्यू टू मोर एडवेंट ऑफ मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्रॉस कल्चरल इशूज विदिन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस आर गेनिंग इम्पोर्टेंस, ठीक है। क्या मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे नेशंस में जाके लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में मिक्स कल्चर हो रहा है, लोग कल्चर कई सारे कल्चर्स एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे में ये सारी चीज़ें भी, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो रहा है। क्रॉस कल्चरल इशूज़ जो है ये भी साइनिफिकेंट स्पेस ले रहा है यहाँ पे। कंसेप्ट ऑफ अ परमानेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग रिप्लेस्ड by outsourcing the activities of a department where job is repetitive। कई बार क्या कुछ जॉब्स होता है ना, रिपीटेटिव होता है, वो बार बार करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कंटिन्यूसली उसको हायर करने की जगह पे वो आउटसोर्स कर लेते हैं, बाहर से उस सर्विस को ले लेते हैं, ठीक है। इससे स्पेशलाइजेशन हो गया कि हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो, तो वो जो प्रोवाइड करेगा हो सकता है कि वो लोअर कॉस्ट पे हो, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि अगर लोअर कॉस्ट पे सेम कॉस्ट पे भी पड़े, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद रख रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, उस एक्टिविटी को करने के लिए मैन पावर रख रहे हैं, ठीक है, और वही आउटसाइड से हो जाता है, ठीक ना। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। अब देखिए, नाउ यू आर अवेयर ऑफ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, यू शैल लर्न अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस while going through the यूनिट 20। तो चेंजिंग ट्रेंड्स के बारे में जो लर्न करेंगे डिटेल में आप यूनिट 20 में, ठीक है। चेक योर प्रोग्रेस यहाँ पे देख लीजिए। एंड यूनिट के लास्ट में हम आ चुके हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप, ठीक नहीं, यहाँ पे लेटेस्ट सम अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत पार्टिकुलरली बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसमें जिस्ट रहेगा, टोटल जो चैप्टर है आपका, टोटल यूनिट है उसका एक्सट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। तो लेटेस्ट सम अप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज यूनिट 1, very first unit of the MCO 1, and this is latest sum up, and I am starting reading it, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना है, एंड एक बार मैं पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद आप समझिएगा उसको। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक गोल। अब यहाँ पे देख लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि काम करते हैं एक साथ मिलके, किस लिए, एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपको क्लियर हो जाएगा, आगे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, द मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है।
यहाँ पे इन्होंने जो चूज किया है ना बेस्ट थिंग, ठीक है, मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, वो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के अंदर में, ठीक ना, एक आर्ट है जो कि दूसरों से काम करवा लेते हैं, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आ गया कि लोग एक साथ आ रहे हैं ताकि एक स्पेसिफिक गोल को अचीव किया जाए, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरे तरफ मैनेजमेंट एक आर्ट है जो कि एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के विद इन, ठीक है, किसी से काम करवा लिया जाए, ठीक है, कोई किसी और से काम करवा ले, ये आर्ट को मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा सेंटेंस आ गया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, क्या है मैनेजमेंट, क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लान करने का। प्लानिंग आपको बता ही दिया था शुरू में ही, ठीक है, कि प्लानिंग जब भी आप कुछ भी काम करने चलते हैं उसके पहले प्लान करते हैं उसको, ठीक है, उसमें एक्सपेंडिचर नहीं होता, जस्ट माइंड आपका खर्च होता है, दिमाग खर्च होता है, उसके रिपोर्कशंस एंड बाकी सारे आउटकम्स एंड रिजल्ट्स आप दिमाग में एवोल्यूट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके हिसाब से प्लानिंग किया जाता है। देन कम्स द ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, एक स्ट्रक्चर के थ्रू चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है कि ये ऐसे काम करेगा, यहाँ पे से ये रहेगा, वहाँ पे ये रहेगा, ये काम करेगा, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया उसके बाद। ठीक है, उसके बाद लीडिंग। ठीक है, मैनेजर्स का काम क्या है? लीड करना। ठीक है, ही टेक्स द इनिशिएटिव, ठीक है, ही इज़ एट द फ्रंट, ठीक है, उसके बाद गाइड करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को एंड डायरेक्ट करता है। उसके बाद आ गया कंट्रोलिंग। ठीक है, उन लोगों को कंट्रोल भी करना है, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज द इट्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, लीड करना है और उनको कंट्रोल करना है ताकि सारे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाए। ओके, द फिलोसफीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट्स आर वाइडली यूज्ड फॉर द इन्हांसिंग द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्शन ऑफ द इंटरप्राइज। एक इंटरप्राइज के, ठीक है, प्रोडक्शन को उसके इफेक्टिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट के फिलॉसफीज एंड प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है। ओके, द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर, ठीक है, अब यहाँ पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आपको जिस्ट में बता दिया ना फटाक से। द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, मैनेजमेंट की बात बोला मैंने आपको, वर्किंग सबॉर्डिनेट्स की नहीं, जो नीचे काम कर रहे हैं। यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल तक आ गया। ऑल लेवल्स प्ले क्रूशियल रोल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर में जाकर पढ़ सकते हैं, टॉप लेवल का क्या काम है, मिडिल लेवल का क्या काम है, सुपरवाइजर लेवल का काम है। ठीक है, अब देखिए सारे लेवल्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय द फील्ड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है? एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इन एन ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स काफ़ी सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द मेजर फंक्शंस इन परफॉर्म बाय द मैनेजर्स आर प्लानिंग। ठीक है, वो पढ़ाई होगा आपको, इसको डिटेल में ऊपर में जाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो, ठीक ना। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या हो गया? वही प्लान जो बता दिया आपको, प्लान करना है कि क्या करना है। ओके, ठीक ना, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एवरी डे समथिंग इज प्लान्ड एंड समथिंग इज अचीव्ड। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है उसके नीचे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके ही बनेगा, मतलब अचीव होगा। ओके, तो प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज नॉट अ वन डे कि आज प्लान कर लिया एंड विल जस्ट बी वर्किंग फॉर 20 years। ठीक ना, समथिंग इज टू प्लान ऑन अ डेली बेसिस ऑफ अ बिगर फ्रेम। ठीक है, स्मॉलर पिक्चर, स्मॉलर पिक्सल्स। ठीक है, बोलते ना एक पिक्चर में भी पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स में भी छोटे छोटे उसको भी मतलब वो रहता है। और ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को। स्टाफिंग मीन्स स्टाफ प्रोवाइड करना है। दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि नया एक स्टाफ चला गया, दूसरा स्टाफ आ गया, एक इनअप्रोप्रिएट था, उस अच्छा नहीं लगा, तो दैट इज टू बी चेंज। समवन हैज़ बीन प्रोमोटेड, ठीक है, समवन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड इन
एट हिज प्लेस, डायरेक्टिंग डायरेक्शंस देना है आपको, कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशंस देना है, क्योंकि आप जो प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट भी करना है, उनको बताना भी है, डायरेक्ट करेंगे तो भी कम्युनिकेटिंग, तो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग है। ओके, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं सोचो कि यार नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं डिसीजन ले सकता, आप ही ले लो भाई साहब, ठीक है। तो यू हैव टू टेक डिसीजन, यू आर अ मैनेजर, ठीक नहीं, यू आर पेड फॉर दैट एंड यू आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, एंड कंट्रोलिंग, फिर कंट्रोल करना है, चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, कितना हुआ नहीं हुआ, कैसे किसको रिवार्ड देना है, किसको पनिश करना है, किसको, वही चीज़ें, ठीक नहीं। तो ये प्रोसेस है, ये आपको कंट्रोलिंग के अंदर में आ जाता है। मैनेजर्स ऑल्सो परफॉर्म्स वेरियस रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजर्स कई सारे रोल्स भी होते हैं उनके, ठीक, फंक्शंस तो हो गए, काम क्या करते हैं, उनका रोल क्या होता है, ठीक है। वो अब यहाँ पे वेरियस रोल्स हैं, तो द मेजर रोल्स आर इंटरपर्सनल रोल्स, ठीक है, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स मीन्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, मोटिवेट करना किसी को, उस तरह से हो गया। उसके बाद हो गया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आउटसाइड को इनसाइड को कहीं पे भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक स्पोक्स पर्सन के एज अ एक्ट करते हैं ये मैनेजर्स। फिर डिसीजन लेना है, ठीक है, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सारे डिसीजनल रोल्स के अंदर में आ जाते हैं मैनेजर्स के। नेक्स्ट टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशंस दो तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं, फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल आपको भी बता दिया कि रिजिड होता है, इनफॉर्मल फ्लैक्सिबल होता है, ठीक है। इसका बाउंड्रीज जो है ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, इसके फ्लैक्सिबल बाउंड्रीज होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस सर्विस सेक्टर में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली प्रोडक्शन सेक्टर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी बोला गया आपको कि वहाँ पे कि ना तो कोई पूरी तरह से फॉर्मल हो सकता है, ना ही कोई पूरी तरह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। दूसरा आ गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी या सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक नहीं। इसमें भी है कि पूरी तरह से प्राइमरी हो ऐसा भी नहीं हो सकता है, एंड सेकेंडरी हो ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक नहीं, मिक्स टाइप का ही रहेगा आपको। एंड प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑन दैट बेसिस, ठीक ना, उसका काम क्या है, उसको क्या अचीव करना है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन ऑन दैट बेसिस। ऑल्सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बोल रहे हैं कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से आपको वहाँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ देख लिया आपने, द रैपिड चेंजेज इन द एनवायरमेंट हैव लेड टू द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स आ गए काफ़ी सारे, ठीक ना, काफ़ी सारे इनोवेशंस हो गया। अभी ड्रोन्स बन गए हैं, हो सकता है आपका कुछ दिनों के बाद आपके घरों पे आके ड्रोन्स डिलीवरी कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक ना। तो ऐसे में क्या चीज़ें, और हो सकता है कि एयर टैक्सी हो जाए, सब उड़ रहे हैं आकाश में इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन रोड्स, ठीक है। तो चीज़ें विल चेंज, ठीक है, एंड दैट इज़ एक्चुअली रैपिड चेंज इन द इन्वायरमेंट हैव लेड टू द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के इमरजेंस में इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। द फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर, तो अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स देख लेते हैं। स्मॉलर साइज, छोटे साइज हैं, स्मॉलर लेयर्स भी कम है यहाँ पे, हायर टेक्निकल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड शेयर होल्डर्स के वैल्यूज़ को बढ़ाने का फोकस है, एंड कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का फोकस है। फ्लैक्सी टाइम एंड फ्लैक्सी प्लेस मीन्स कि चीज़ों को हर जगह पर पहुँचाना इनका, एंड हर समय पे प्रोवाइड करना, ठीक नहीं। ये है फ्लेक्सिबल टाइम होना चाहिए और फ्लेक्सिबल प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिजल्टली आप यहीं पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर सोचे कि फ्लिपकार्ट एक ही शहर में सप्लाई कर पा रहा होता, ठीक है, तो क्या मतलब ये प्रॉस्पर करता, ठीक है, नहीं। इनका इंटेंशन होता है कि मैक्सिमम जो एरिया है उसको कवर करना। क्वालिटी ओरिएंटेशन, ठीक है, मीन्स कि क्वालिटी बेस्ड हो रहे हैं, क्वालिटी को ज़्यादा पकड़ रहे हैं। मोर एम्पावरमेंट एट मिडल लेवल, अब देखिए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में मिडल लेवल और लोअर लेवल में ज़्यादा एम्पावरमेंट आ रहा है, क्योंकि वो डिसीजन तो लेने वाले हैं नीचे वाले ही, ठीक है। क्विक डिसीजन की ज़रूरत होती है, ठीक ना। हर चीज़ को आप ऊपर से पूछ के करेंगे तो एम्पावरमेंट हुआ नहीं, और प्लस चीज़ें जो है ना आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा ऊपर। ओके, बिजनेस एथिक्स गेनिंग ग्राउंड, ठीक है,
एथिक्स जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। कंटिन्यूअस लर्निंग ओरिएंटेशन, ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग मीन्स कि चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक ना, मैनेजरियल आइडियाज़ भी चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे कंटिन्यूअस लर्निंग ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है। क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, ठीक है, जब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक नेशन में काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि एक कंट्री में ही, इंडिया जैसे एक ही कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन साउथ में भी काम करें, नॉर्थ में भी काम करें, यहाँ पे क्रॉस कल्चर हो गया, लोग एम्प्लॉयज़ आए, ठीक ना, उनको कुछ और पसंद है, इनको कुछ और पसंद है, उनका वर्क कल्चर अलग है, इनका वर्क कल्चर अलग है, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग है, इनके अलग है, तो वैसे में कल्चरल मैनेजमेंट की भी अब ज़रूरत आ रही है यहाँ पे। ग्रोइंग आउटसोर्सिंग बिजनेस, ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दूं कि एयरटेल मैक्सिमम चीज़ें आउटसोर्स कर दिया है। एयरटेल इज जस्ट अ बिलिंग एजेंसी, इसका जो टावर लगाना है वो डिफरेंट एजेंसी कर रहा है, उसका बिलिंग के लिए भी किसी और एजेंसी को प्रोवाइड कर दिया उसने सर्विस, ठीक है, तो हर चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज का कुछ कोर जो है ना, ठीक ना, सिस्टम्स को ही वो अपने पास रखे हुआ और बाकी सारी चीज़ें आउटसोर्स कर लिया, ठीक है। और हो सकता है जो टावर एयरटेल कम्युनिकेशंस का लगा रहा हो वही जियो का भी लगा रहा हो, क्योंकि जियो भी हो सकता है कि उसी से आउटसोर्स किया होगा, ठीक ना। तो इससे क्या हो गया, जो टावर लगा रहा है वो स्पेशलाइजेशन ज़्यादा अचीव कर लिया, इकोनॉमी ऑफ स्केल उसको ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। इसके कारण से अगर एयरटेल अपना भी रखे ना, ठीक है, तो इसको इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, ये अपने बिजनेस पे फोकस करने की जगह पे वो चीज़ उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड रहेगा, ठीक ना, तो भी प्रॉब्लम आएगी। ओके, दीज फीचर्स रिक्वायर हाईली विजिलेंट एंड डायनेमिक मैनेजमेंट स्टाइल्स, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स के कारण से काफ़ी विजिलेंट होने की ज़रूरत होती है और डायनेमिक मैनेजमेंट के भी ज़रूरत होती है, स्टाइल्स की ज़रूरत होती है। ओके, फॉर द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आपको एक पूरा पूरा जो है ना आपको समझ में आ जाएगा, जो जो चीज़ें आपको, ठीक है, अभी तक समझ में नहीं आया होगा, ये तो जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए वहाँ पे थोड़े से मुश्किल रह गए होंगे, ठीक नहीं, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक ना, जब आप जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो कीवर्ड्स एंड लेटेस्ट सम अप दो चीज़ पढ़ के जाइए, ठीक ना, आपको काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होगा। ओके, चलिए फटाफट करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ मोर रिजिड स्ट्रक्चर एंड वेयर प्रोसेस आर मोर और लेस डिफाइंड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है। प्रोसेसेस जो है ना पूरी तरह से डिफाइंड होता है वहाँ पे, मैक्सिमम एक्सटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइंड रहता है, ओके, ठीक है, और रिजिड स्ट्रक्चर होता है उसका। ओके, फंक्शंस ऑफ मैनेजर, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजर असाइन टास्क अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी लेवल एज वेल अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द मैनेजर इज अ फंक्शन, वो काम करेगा, ठीक ना, जो टास्क उसको असाइन किया गया है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, इसका उल्टा भी होता है, अपोजिट्स में भी है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सारा चीज़ उल्टा होगा वहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाई मोर फ्लैक्सीबल, वहाँ पे रिजिड था, यहाँ पे फ्लैक्सीबल स्ट्रक्चर हो गया। एंड हेयर प्रोसेसेस आर मोर स्पॉन्टेनियस दैन द रिजिड, ठीक है, वहाँ पे रिजिड था प्रोसेसेस, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स, ठीक है, अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स भी हैं यहाँ पे। क्या है, जनरली स्पीकिंग देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स, पहला टॉप, फिर मिडल, देन जूनियर, ठीक है, हायरार्की है ना यहाँ पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड जूनियर लेवल मैनेजमेंट। देन कम्स द मैनेजमेंट इटसेल्फ। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स and using all available organizational resources to reach stated organizational goal, ठीक ना। पहले ही बात, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन को भी, ठीक ना, उसके बाद उसको लीड करना है, ठीक ना, जो भी इनिशिएटिव्स वगैरह आपको लेना है, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल करना है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, टाइम पे हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी क्वांटिटी, ठीक, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सब कुछ ये कंट्रोल में आता है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स का हो गया। एंड यूजिंग ऑल अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मशीनरी रिसोर्सेज, बिल्डिंग रिसोर्सेज, सारे तरह के रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटेड मीन्स कि पहले से डिसाइडेड गोल्स को अचीव किया करने के लिए ये मैनेजमेंट एक प्रोसेस। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का प्लेस वेयर 2 और मोर पीपल वर्क टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे
टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और सेटअप गोल्स, कई सारे गोल्स या एक एक गोल को अचीव करने के लिए, ओके ठीक है, कई सारे लोग एक साथ आके स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ये तो स्ट्रक्चर्ड वे तो बोल ही दिया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, अ फॉर्मल वे टू रिलेट वेरियस persons working in the organizations to facilitate various factors like flow of communication, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कैसे कम्युनिकेट होगा, टॉप लेवल से नीचे लेवल आएगा, ठीक है। एंड प्लस सजेशंस भी तो जा सकते हैं नीचे से कि भाई साहब ऐसा है कि ये आपने जो डिसीजन दिया था उसके हिसाब से सही नहीं हो रहा चीज़ें, ठीक, तो ये चीज़ तो रिव्यूज़ भी होते हैं चीज़ों के, डिसीजंस के रिव्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप हो सकता है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे से डिसीजंस नहीं चलाएगा, बोलेगा भाई साहब वहाँ पे काम करवा लो, ठीक ना, नीचे वाला ऊपर वाले को काम नहीं करता, ऊपर वाला नीचे वाला को काम करवाएगा, ओके। एक्सिक्यूशन ऑफ डिसीजन, अब उस डिसीजन को एक्सिक्यूट करवाना, कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना चीज़ों को, एंड इंटीग्रेटिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना मीन्स एक दूसरे से मतलब अटैच करना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स, अब देखो मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं वैसे, बेसिकली बेसिक फिलोसफी एंड द गाइडेंस अराउंड विच मैनेजरियल फंक्शंस आर वोवन, वोवन मीन्स कि बुना जाता है, ठीक है, तो जो फिलॉसफी हैं, जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, मैनेजरियल फंक्शंस के लिए, ठीक है, वोवन टुगेदर फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जो फिलॉसफी एंड गाइडलाइंस, ठीक है, डाले जाते हैं, जो होते हैं, ठीक ना, उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है। अब देखिए रोल्स ऑफ मैनेजर्स है, व्हाट अ मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू डू एज अ पर्सन ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसका मतलब होता है कि कितना इंटरेस्ट लेके वो काम करता है, मतलब फॉलोअप करना है आपको, कॉल्स करने हैं, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, तो ये इसका मैनेजर्स का रोल्स होते हैं, ओके। अभी टर्मिनल्स क्वेश्चंस हैं जो कि हमने किया ही नहीं, तो आपको करना है तो आप बुक्स में डायरेक्टली कर सकते हैं, और बेसिकली यूनिट 1 पूरी तरह से कवर हो चुका है, ठीक है। नाउ दिस इज अ पार्ट 2 एंड नाउ नेक्स्ट जो होगा हमारा यूनिट 2 होगा। यूनिट 2 को कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में रखें, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो होगा, ठीक है। यूनिट 2 में मैं एक ही वीडियो में रखूँगा, लेकिन उसमें सेगमेंट कर दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको सारे सेगमेंट्स दिख जाएंगे, हो सकता है क्वेश्चन वाइज सेगमेंट कर दूँ या उसको पॉइंट वाइज सेगमेंट कर दूंगा, ठीक है। मेजर जो हेडिंग्स है जैसे कीवर्ड्स, ठीक है, ये लेटेस्ट सम अप, इस तरह से उसको सेपरेट कर दूंगा, ताकि आप इजीली आप जो चीज़ आप फोकस करना चाहते हैं वहाँ पर जाके फोकस कर सकते हैं। चलिए, होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के पूछिए, ठीक है। हो सकता है तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर पे, या मैं थोड़े छोटे मोटे डाउट्स रहेंगे तो मैं वहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा आपको। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, ठीक ना। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो। चलिए, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।